विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं वो ऐसे हैं कि धीरे धीरे से सबके दिल में घर कर जाते हैं। धीरे धीरे चुराना है निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश भट्ट, और इनसे बातचीत की है दीपक महान ने। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का तीसरा। दीपक महान का आदाब, नमस्कार। भट्ट साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद। भट्ट साहब, लोगों का तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप वही वाली अपवाद की बात आती है कि समाज या लोग बदलते हैं और आपको उसके अनुरूप बदलना पड़ता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इस देश को एक प्रकार की सॉफ्ट स्लीज फिल्म जो है वो देने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। अगर वो उनको स्लीज कहना चाहते हैं तो बहुत उनका, दैट्स देयर प्रिविलेज। और हमने जो कहा कि हम एक एडल्ट जहन के लिए एक एडल्ट फिल्म बनाएंगे जो हिंदुस्तान के सेंसर कोड के दायरे, लक्ष्मण रेखा में रहते हुए बनाई हमने। हमने ऐसा थोड़ी कि इलीगली कोई फिल्म बना दी और बिना सेंसर के उसको रिलीज कर दी। और वो जिसको आप स्लीज बोलते हैं वो स्लीज स्टेटेड स्लीज है। और हमने बहुत सारी ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, जिनके प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो वही कंटेंट करते हैं और बैकडोर से वो वही उस किस्म के एंटरटेनमेंट के इडियम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात हमने बना दी जिससे वाकई बहुत ही एक हिंदुस्तान के जहन को बिल्कुल बहुत तकलीफ हुई है या शॉक किया है। ये बड़ा लिबरल मुल्क रहा है। आपका जो नौजवान है वो इंटरनेट के जरिए ऐसे क्या चीजें नहीं देखता है जो हमारी फिल्मों में जाके बड़ा शौक हो जाता है। ये सब दिखा रहे हैं, ये सब पुट ऑन मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है। इसमें कोई असलियत नहीं है, क्योंकि अगर ये असलियत होती तो ये पिक्चरें इतनी कामयाब नहीं होती। जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि एक हमने फिल्म बनाई थी अपनी बेटी के लिए जिसका नाम था जिस्म 2, जिसमें सनी लियोनी आई थी। उसके बारे में बहुत बुरा कहा गया कि साहब ये क्या है, पॉर्न स्टार आ गई हैं। भैया, फिल्म तो हमने कोई पॉर्न स्टार को लिया है, मगर वो पोर्नोग्राफिक फिल्म तो नहीं उसमें। हालांकि उसका जो नैरेटिव था वो था कि वो कैसे वो एक पॉर्न स्टार हैं जो एक नॉर्मल जीवन चाहती है। अगर फिल्म को बहुत ही ग्रेट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग मिला और बाद में नहीं चली वो, हालांकि बहुत बड़ी हिट है वो इसलिए नहीं चली क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और हमने कुछ बनाया कुछ और। अब ये फिल्म देख लीजिए, सिटी लाइट एक फिल्म बनाई थी हमने, जो एक रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो कहानी थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उसका लाइफ लॉन्ग बिजनेस और सनी लियोनी की जो जिस्म 2 का फर्स्ट डे बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस से ज्यादा है। तो मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, ये चांद से तो लोग नहीं आए थे देखने के लिए मर्डर, जिस्म, राज। ये आप बोलते हैं कि बनाओ ऐसी फिल्में, देखते तो आप है नहीं ऐसी फिल्में। तो जख्म तो आपने देखी नहीं, आप बोलते हैं जख्म बनाओ। नेशनल अवार्ड आप दे देते हैं, नेशनल अवार्ड में आपको 60,000 रुपया देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस जमाने में देती थी, अब ज्यादा दे दिया होगा। और एक आपको बिल्ला मिलता है गले में लगाने के लिए, और एक सर्टिफिकेट होता है जो आप दीवार पे टंगा के दिखा सकते हैं। अब इस पे तो हमारा दफ्तर नहीं चलने वाला जी। और हमने तो कहा ही नहीं कि हम समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं हमारी फिल्मों के जरिए। हम तो कह रहे थे हम बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट से कनेक्टेड है। तो हमने वही फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पे चली, जो हिंदुस्तान की आवाम ने पसंद की, जिसने लोगों के घर चलाए, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा फूकी। ये सब ग्रेट म्यूजिकल जो नंबर्स हैं, ग्रेट म्यूजिकल जीनियसेस जो आए हैं, उनको प्लेटफॉर्म हमने ही दिया। बिपाशा बासु हो, कंगना रनौत हो, अनुराग बासु हो, मोहित सूरी हो, ये सब हमारे ही प्रोडक्शन हाउस से निकले हैं। तो मेरा ये मानना है कि 98 से पहले मैं फिल्में बनाता था, 98 के बाद में मैं डेस्टिनीज बनाता हूँ, और ये ज्यादा सुकून देता है। कहते हैं कि प्लांट पीपल नॉट ट्रीज। अगर आपको एक वक्त आता है जीवन में जब आपका कद जो है आपके बैंक बैलेंस या आपके शेल्फ पे लगे हुए अवार्ड से नहीं जज किया जाता है। आपको
उससे जज किया जाता है आपने कितनों की जिंदगियों को छुआ है। अगर आप जिंदगी को छूते हैं तो उनकी जिंदगी का उद्धार होता है, आप नहीं। वो कहीं पहुंचते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं, तो तब जाके आपकी जीत होती है। जैसे मैं कहता हूं कि सक्सेस और फेम का अंतर क्या है। फेम इज अमिताभ बच्चन, सक्सेस इज महात्मा गांधी। जब फेम का एक लिमिटेड, उसकी रोशनी आपके आसपास ही रहती है, आपके परिवार तक रहती है या आपके गिने चुने जो लोग होते हैं, मगर जब कामयाब जिंदगी होती है, दुनिया में महक पे से अच्छी खुशबू होती है, उसकी तरह उस पर उसका जो परफ्यूम है तो जिंदा रहता है। तो ये होता है जब आप लोगों की जिंदगियां छूते हैं। बहुत से अच्छी बातें और बहुत से प्रश्न भट्ट साहब ने यहाँ श्रोताओं के लिए खड़े किए हैं। जब तक वो उन पे सोचें, हम क्यों ना एक गाना आपकी आज आप सुन रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश भट्ट से दीपक महान की बातचीत। भट्ट साहब, एक प्रश्न उठता है कि आपने कहा कि आपने फिल्में बनाना छोड़ दिया और अब आप लोगों को गढ़ने में लग गए। मैं ये नहीं कहूँगा जो आपने शब्द कहा कि यू स्टार्टेड मेकिंग डेस्टिनी, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉम्पस लगता है, लेकिन कहीं जब आप इस माहौल के इर्द गिर्द होते हैं, फिल्म बनाते हैं, लिखते भी हैं, तो क्या आपके बीच का कभी कभी निर्देशक नहीं कहता कि ये शायद बात मैं दूसरे से बेहतर कह सकूंगा? नहीं, मुझे आपको लगता है आप चुक गए? तो जब मैं अपनी पीठ मोड़ के निकल देता हूं तो फिर निकल ही जाता हूं मैं, फिर मैं मुड़ के वापस जाता नहीं हूं। जिस तरह आप सांप जो है अपनी पुरानी जो खाल जो है छोड़ के आगे निकल जाता है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही है। ये वक्त के साथ में ये परिवर्तन होता रहा है मेरे अंदर, और मेरे अंदर जरा सी भी कहीं पर अगर ये प्यास हो कि मुझे ये डायरेक्ट करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल उसको मानता। मैं ही था जो छोड़ के गया था, अगर मेरा दिल करेगा मैं वापस चले जाऊंगा, मगर ऐसा है नहीं, वो फेज ही खत्म हो गया। और आपने बहुत से नए लोगों को अपने विशेष फिल्म्स के द्वारा बाजार में उतारा है। उसमें लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, अदाकार भी हैं, गायक भी हैं। कुछ ऐसे जिनसे आप बहुत मुतस्सिर हैं या जिनका आपको लगता है कि आगे बहुत आपको उम्मीदें हैं कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे? मुझे तो वो जो लोग बाहर खड़े अब तक यहाँ आए नहीं हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है। ये जो थे वो तो हो गए, ये अपनी उड़ान उड़ रहे हैं बिल्कुल। ये अपने उनके हौसले पे डिपेंड करेगा कहाँ तक ले जाते हैं। वो जो बाहर खड़े हैं, क्योंकि एक समंदर है टैलेंट का इस मुल्क में जिसको अवसर नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचना एक मेरी जरूरत है। वो तो मिलना चाहते हैं, वो तो प्लेटफॉर्म स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर मेरी भी जरूरत है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि फिर वो मुझे तराशेंगे, वो मुझे कुछ दे जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जैसे जब इंटरेक्शन होते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि वो जो आता है आपसे कुछ हासिल करने, वो आपसे कुछ ले जाता है। नहीं, वो कुछ दे जाता है आपको। एक नई सोच जब आपके प्रोडक्शन हाउस में आती है, आपके साथ में उठती बैठती है, वो अपना एक नया एक अंदाज जो है जिंदगी को देखने का, समझने का, वो दे जाती है, जिससे आप एक बहती हुई स्ट्रीम की तरह जिंदा रहते हैं। जिनसे आप बहुत मुतस्सिर हैं या जिनका आपको लगता है कि आगे बहुत आपको उम्मीदें हैं कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे? मुझे तो वो जो लोग बाहर खड़े अब तक यहाँ आए नहीं हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है। ये जो थे वो तो हो गए, ये अपनी उड़ान उड़ रहे हैं बिल्कुल। ये अपने उनके हौसले पे डिपेंड करेगा कहाँ तक ले जाते हैं। वो जो बाहर खड़े हैं, क्योंकि एक समंदर है टैलेंट का इस मुल्क में जिसको अवसर नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचना एक मेरी जरूरत है। वो तो मिलना चाहते हैं, वो तो प्लेटफॉर्म स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर मेरी भी जरूरत है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि फिर वो मुझे तराशेंगे, वो मुझे कुछ दे जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जैसे जब इंटरेक्शन होते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि वो जो आता है आपसे कुछ हासिल करने, वो आपसे कुछ ले जाता है। नहीं, वो कुछ दे जाता है आपको। एक नई सोच जब आपके प्रोडक्शन हाउस में आती है, आपके साथ में उठती बैठती है, वो अपना एक नया एक अंदाज जो है जिंदगी को देखने का, समझने का, वो दे जाती है, जिससे आप एक बहती हुई स्ट्रीम की तरह
जिंदा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लगभग इसी तरीके की बात एक बार बी आर चोपड़ा साहब ने भी हमसे कही थी। वो कह रहे थे कि मेरे दरबान ने जब किसी आदमी को वापस किया तो मुझे बुरा लगा और मैंने उसे वापस बुलाया, और उन्होंने कहा कि वो पान वाला था जो उनसे कुछ बात करने आया था, और उस पान वाले ने उन्हें एक कहानी दी। तो वो कहने लगे कि मैं हर किसी से सीखता हूँ और इसीलिए मेरे दरवाजे के बाहर किसी को भी मनाही नहीं है, वो अंदर आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को तराशते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं लगता कि अब आपको एक प्रोपराइटरी राइट्स हो गए हैं आपके ऊपर, उनका कोई हक हो गया है? जब कोई आपसे आगे बढ़ जाता है और आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, कभी आपको किसी प्रकार की जिल्लत महसूस होती है या बुरा लगता है? मैं भैया, मेरा सौभाग्य है कि वो हमारे पास आए और उन्होंने अपने पोटेंशियल को छुआ, और मुझे बिल्कुल, हम कोई महाजन थोड़ी है कि उनसे कोई सूद हमको वसूल करना है। जिंदगी के मोड़ पे हम मिलते हैं, और वो हमारे पास इसलिए नहीं आए थे कि वो हमारे चौखट पे से बंद के बैठे रहे, नहीं, वो हमारे पास आए थे ताकि वो हमको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचे। और हमको इस बात का पूरा अंदाजा होता है और हमको बड़े गर्व का एहसास होता है जब उनको देखते हैं वहां पर। और हम तो उम्मीद ही नहीं करते, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिना किसी स्टार की फिल्म बनाएं, क्योंकि अगर हमारा इतिहास आप देख ले तो हमने जब भी नए लोगों के साथ फिल्में बनाई है, कामयाब बनाई है। और यही हमारे लिए भी अच्छा है कि जब हम किसी पर डिपेंड नहीं करते तो हम अपने अंदर जो बंद है उसको हम बाहर लाने में कामयाब होते हैं। ये आपने कहा कि आप उन लोगों के लिए एक तरह से इंतज़ार करते हैं कि वो आपसे आके मिले, और आप भी बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं कि आप जाके बाहर नए कलाकारों को देखें, ढूंढें। तो ये तलाश होती कैसे है? कैसे आप तक कोई, अगर, क्योंकि हमारे बहुत से, और हमको इस बात का पूरा अंदाजा होता है और हमको बड़े गर्व का एहसास होता है जब उनको देखते हैं वहां पर। और हम तो उम्मीद ही नहीं करते, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिना किसी स्टार की फिल्म बनाएं, क्योंकि अगर हमारा इतिहास आप देख ले तो हमने जब भी नए लोगों के साथ फिल्में बनाई है, कामयाब बनाई है। और यही हमारे लिए भी अच्छा है कि जब हम किसी पर डिपेंड नहीं करते तो हम अपने अंदर जो बंद है उसको हम बाहर लाने में कामयाब होते हैं। ये आपने कहा कि आप उन लोगों के लिए एक तरह से इंतज़ार करते हैं कि वो आपसे आके मिले, और आप भी बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं कि आप जाके बाहर नए कलाकारों को देखें, ढूंढें। तो ये तलाश होती कैसे है? कैसे आप तक कोई, अगर, क्योंकि हमारे बहुत से करोड़ों श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को आपको सुन रहे हैं, वो कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम देना ही गलत है। ये इश्क की तरह होता है कि आप दरवाजे घंटी बजती है और एक अनुपम खेर आ जाता है। ऐसे ही होता है कि आप किसी से टकराते हैं और वो एक बहुत महान लिरिक राइटर बन जाता है, जैसे सईद कादरी हैं, रहते हैं वहां पर, वो जोधपुर में। करोड़ों श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को आपको सुन रहे हैं, वो कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम देना ही गलत है। ये इश्क की तरह होता है कि आप दरवाजे घंटी बजती है और एक अनुपम खेर आ जाता है। ऐसे ही होता है कि आप किसी से टकराते हैं और वो एक बहुत महान लिरिक राइटर बन जाता है, जैसे सईद कादरी हैं, रहते हैं वहां पर, वो जोधपुर में। तो कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइज करना ही दरवाजा बंद करना है उन लोगों पे जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये महेश भट्ट को कैसे पता चलता है कि ये एक ऐसा आदमी है या ये एक ऐसी शख्सियत है जिसमें कि कुछ काबिलियत है? दिल आईना होता है, उसकी जो छवि है दिल में उतर जाती है, और फिर वो खुशबू की तरह साथ चलता है आपके वो शख्स, तो फिर उसको दिल करता है कि उससे दोबारा मिले, और फिर एक रिश्ता कायम होता है वहां से। और फिर उसके बाद आप, फिर हम बैठ के काम करते हैं, फिर वो तो फॉलो अप होता है, मगर वो एक प्रोसेस आंख मिलाते ही कहीं पर हो जाता है। पर आम जनता का ये एक, जिसको कहते हैं ना, सवाल है, शिकायत भी है कि आज जहां तक पर्दे के ऊपर आने वाले जो कलाकार हैं वो स्टार सिस्टम से ही जुड़े हुए मिलते हैं, स्टार सन्स, स्टार डॉटर्स। तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी अगर कहीं जाना चाहे, आना चाहे, तो उसके लिए वही जो आप कह रहे हैं कि बात आसान नहीं है साहब, हमारे लिए भी आसान, किसी ने कोई रेड कार्पेट तो रोल आउट नहीं किया था, क्योंकि आपके अंदर एक एम्बिशन है कहीं पहुंचने की, और वाकई अगर आप में टैलेंट होगा तो आप कभी ऐसी शिकायत करेंगे नहीं, आप जगह बनाएंगे अपने लिए। क्यों आपके लिए कोई दरवाजा खोले? जिसने भी अपनी कोई जगह बनाई है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, उसको
लड़ना पड़ा था अपनी स्पेस के लिए। कभी कभार आपको चलते चलते कोई मिल जाता है जो आपको दो जीना चला देता है, मगर अक्सर लोगों को अपने कांपते हुए पैरों पे ही उतरकर अपना पहला कदम लेना पड़ता है। वो स्टार सिस्टम से ही जुड़े हुए मिलते हैं, स्टार सन्स, स्टार डॉटर्स। तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी अगर कहीं जाना चाहे, आना चाहे, तो उसके लिए वही जो आप कह रहे हैं कि बात आसान नहीं है साहब, हमारे लिए भी आसान किसी ने कोई रेड कारपेट तो रोल आउट नहीं किया था, क्योंकि आपके अंदर एक एम्बिशन है कहीं पहुंचने की। और वाकई अगर आप में टैलेंट होगा तो आप कभी ऐसी शिकायत करेंगे नहीं, आप जगह बनाएंगे अपने लिए। क्यों आपके लिए कोई दरवाजा खोले? जिसने भी अपनी कोई जगह बनाई है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, उसको लड़ना पड़ा था अपनी स्पेस के लिए। कभी कभार आपको चलते चलते कोई मिल जाता है जो आपको दो जीना चला देता है, मगर अक्सर लोगों को अपने कांपते हुए पैरों पे ही उतरकर अपना पहला कदम लेना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, सब चाहते हैं सिक्योरिटी के वो गारंटी हो जाए, साहब आपको ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आप स्टारडम, तभी आप घर से निकलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ये रास्ता है ही नहीं, कोई सुपर हाईवे नहीं है, ये रास्ता चलने से बनता है, ये है नहीं रास्ता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे भविष्य एग्जिस्ट नहीं करता है, भविष्य है कहाँ, जो आज हम ता है। जब तक आप वो नहीं करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, सब चाहते हैं सिक्योरिटी के वो गारंटी हो जाए, साहब आपको ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आप स्टारडम, तभी आप घर से निकलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ये रास्ता है ही नहीं, कोई सुपर हाईवे नहीं है, ये रास्ता चलने से बनता है, ये है नहीं रास्ता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे भविष्य एग्जिस्ट नहीं करता है, भविष्य है कहाँ, जो आज आप जगह बनाएंगे अपने लिए। क्यों आपके लिए कोई दरवाजा खोले? जिसने भी अपनी कोई जगह बनाई है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, उसको लड़ना पड़ा था अपनी स्पेस के लिए। कभी कभार आपको चलते चलते कोई मिल जाता है जो आपको दो जीना चला देता है, मगर अक्सर लोगों को अपने कांपते हुए पैरों पे ही उतरकर अपना पहला कदम लेना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, सब चाहते हैं सिक्योरिटी के वो गारंटी हो जाए, साहब आपको ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आप स्टारडम, तभी आप घर से निकलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ये रास्ता है ही नहीं, कोई सुपर हाईवे नहीं है, ये रास्ता चलने से बनता है, ये है नहीं रास्ता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे भविष्य एग्जिस्ट नहीं करता है, भविष्य है कहाँ, जो आज हम करेंगे वो कल होगा हमारा। Tomorrow does not exist. It is created by what we do right now. आएंगे कि हर किसी की कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई ना कोई प्रेरणा होती है, कोई इंस्पिरेशन होती है। महेश भट्ट अपने लिए कौन से निर्देशक या कौन से कलाकार या कौन से लेखकों को देखते हैं जिनको कि वो अपने जीवन में एक मील का पत्थर समझते हैं? देखिए, मेरे लिए अगर कोई लाइफ फोर्स, इसको मैं कहता हूँ, वो यूजी कृष्णमूर्ति साहब ही थे। जी, आपके गुरु। हाँ, उसको आप गुरु देखकर आप प्रिपेयर करना चाहें तो आपकी मर्जी, मगर वो मित्र थे मेरे, उनसे शायद जितना मैंने हासिल किया है मैं उसका बयान ही नहीं कर सकूंगा। जो भी हूं मैं, मेरी शख्सियत पूरी जो है उनके साथ जो हासिल किया है उसके ही आधार पे खड़ी है। और इंस्पिरेशन जीवन से बड़ा कोई है नहीं शिक्षक। और मैं कहता हूं कि अगर आपको सीखना है फिल्म मेकिंग तो जिंदगी से सीखिए। फिल्म मेकर को फिल्म मेकर से जिंदगी का एक रंग समझ में आता है, उनका अंदाज समझ में आता है, मगर रॉ जो पावर है वो तो जीवन को जीने से ही आपको महसूस होता है। लाइफ, जीवन, जिंदगी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। वैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में देखी हैं, कुछ उसका अंश, कुछ यहाँ का अंश। वो स्टाइलिस्टिक एक आपका एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट होता है जिसमें बहुत सारे फिल्म मेकर्स का रंग होता है, मगर वो जो धुन निकलती है वो आपकी शख्सियत से निकलती है, वो आपकी मिट्टी से ही है। वो आपका रंग जब तक नहीं होता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं अपनी आवाज तक पहुंचने के लिए। वो आवाज जो आपको लगता है आपकी आवाज है, हासिल किए हुए वो जो कोट्स हैं, वो दर्द जब तक आप अपने जिस्म पे, आपकी रूह पे नहीं झेलते तब तक वो आपका स्वर नहीं बनता। जब तक आप टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, जब तक आप बिखरने के बाद अपना आप उसे मेटने नहीं शुरू करते, तब तक फिल्म मेकर का ए भी नहीं सीखते आप। तो दर्द तराशता है, दर्द सवारता है, दर्द ही ईंधन है एक कलाकार का। बस वही है, जैसे मैं कहता हूं कि प्रेम
मेरा धर्म है, मेरा मजहब है। दर्द जो है वो मेरा मंदिर है, मेरा चर्च है। आज आप सुन रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश भट्ट से दीपक महान की बातचीत। आपके मानस पटल पे जो इंद्रधनुष बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रंग लोगों ने जरूर, जिनसे आप मुतासिर हुए, आवाज आपकी निकली, लेकिन कुछ ऐसे कोई फिल्म मेकर जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया, जिनके काम को देख के आपको लगा, चाहे वो बचपन में आपने देखी, जवानी में, या आज भी आपको लगता है कि कभी कभी वो आपको झकझोर देते हैं, आपको कुछ अंदर एक स्पंदन होता है, ऐसे कुछ लोग? साहिर साहब की सोच ने बहुत गहरा एक असर किया है। बचपन में सुनते थे मगर उन लफ्जों की गहराई को शायद अब जाके समझ पाए हैं। वो सुबह कभी तो आएगी जी का एक अंतरा उन्होंने लिखा था, वो सुबह हम ही से आएगी, जी जिसको उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जी कि जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह कभी से आएगी नहीं। ये लोग हैं जिनका असर के 50s और 60s में जो अनकॉन्शियस में बैठ गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पैदाइश है हमारी, तो कहीं पर वो जो गोल्डन ईरा ऑफ सिनेमा है कहीं पर अपनी अनकॉन्शियस में कहीं पर उतर गया है। विश्व का सिनेमा देखा हुआ है, डेविड लीन हो, रोमन पोलांस्की हो, हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स में मदर इंडिया, शायद गंगा जमुना, बिमल रॉय साहब की फिल्में, तेंदुलकर की राइटिंग, आक्रोश और सत्य, इनका सब गहरा असर रहा है। मगर हिंदुस्तान का सबसे प्रेशियस, द प्राउडेस्ट सन ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे, उनकी अहमियत को शायद वक्त के साथ ही हम समझ पाए कि उस वक्त तो वो एक आर्ट सिनेमा के आइकन नजर आते थे। लगता था कि जैसे वो हमारे से बिल्कुल अलग चलते हैं, तो एक किस्म का एक थ्रेट हम महसूस करते थे। मगर ये बाद में समझ आया कि दो धाराएं हैं हिंदुस्तान के सिनेमा की, एक राज कपूर का सिनेमा है, एक सत्यजीत रे का सिनेमा है। दोनों को मिलना जरूरी नहीं है, मगर वो दो धाराएं चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो जब तक एक ही नदी में हम स्नान करके लुत्फ उठाते थे, तब तक वो रंग चढ़ रहा था हमें पे। मगर जब बंगाल के उन महारथियों को देखा तो लगा कि ये रंग भी तो हमारा ही है। तो ये सब एक मिश्रण है, वो कहीं पर जाके एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बना है अपने, और चेतना जो बोलते हैं वो, उसमें बहुत सारे रंग जड़े होते हैं, मगर कहीं पर इस पे सब पे हावी है यूजी कृष्णमूर्ति और मेरी आप बीती जिंदगी। और हमने बात जो कही है, कोई नई बात नहीं कही, मगर वो जो प्रिज्म है एक्सप्रेशन का, वो अपना जीवन है। से कभी आपका मिलना हुआ, कोई इंटरेक्शन? साहिर साहब, हम तो जूनियर थे, बहुत ही उनके नजदीक नहीं जा सकते थे, तो वो फिगर थे जो दूर नजर आते थे कहीं पर। सत्यजीत साहब से, रे साहब से एक मुलाकात हुई थी साराज के टाइम पर, दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो अनुपम खेर लेके आए थे वो मेरे पास उनको। तो मैं खड़ा था कहीं कोने में, तो वो दूर से देखा अनुपम खेर हाथ पकड़ के उनको ला रहे थे। वो बहुत वार्म चेहरा था उनका, बहुत लंबे आदमी थे। बस उन्होंने आके बहुत प्यार से मुझे देखा और मुझे एक सवाल पूछा, तुम ये वेरी एंग्री, किस बात से तुम इतने खफा रहते हो? तो मैंने कहा शायद मैं अपने आप से ही खफा हूं। मुस्कुराए थे वो इसी तरह। तो ये मुझे उनकी मेमोरी है। मुझे अच्छा लगा कि लगभग आपका आंकलन सत्यजीत रे साहब ने जो किया वही। मेकअप के बारे में भी बहुत दिलीप साहब से मैं बहुत चहेते कलाकार रहे हैं। दिलीप साहब को मैं बहुत मानता हूँ। हिंदुस्तान का अगर वो जो एक मॉरल जैसे मतलब आर्टिस्टिक कंपस है, एक्टिंग का जो कंपस है, वो अगर आपको सेट करना है तो दिलीप कुमार साहब से बड़ा कोई आपको रेफरेंस पॉइंट मिल ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि हेमिंगवे के बारे में, अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में, कि हाफ द वर्ल्ड ट्राइड टू इमिटेट हिम, हाफ द वर्ल्ड ट्राइड नॉट टू इमिटेट हिम। दिलीप साहब का ईडियम जो है वो अनोखा ईडियम है, बहुत ही फैसिनेटिंग ईडियम है। हमारे श्रोताओं के साथ कोई आप उनकी याद, अगर बहुत सारी यादें हैं, बेहतरीन पहलू जो आपको याद है, मैंने कोई इंटरव्यू किया था वहां पर ब्रैडफोर्ड में कुछ साल पहले 2007 में या 8 में, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था। तो मैंने उनसे कहा था जब इंटरव्यू के दौरान कि मिस्टर यूसुफ खान, कैसा रहा ये सफर कि आप दिलीप कुमार बन के जीने का, कैसा रहा आपका ये सफर? तो उसने कहा कुछ समझ में आया नहीं दोस्त, मुड़ के देखता हूं तो लगता है ये कौन शख्स है जिसने ये सब कुछ किया। बहुत ही एक्साइटिंग रहा, बहुत ही जानलेवा, तन्हाई के दौर से भी गुजरा, बहुत तकलीफ के दिन भी देखे, बहुत प्यार भी हासिल हुआ,
मगर ले देकर कुछ हाथ में आया नहीं इसे, क्योंकि जब मैं जोड़ने को बैठता हूं तो एक जीरो सम गेम है जीवन, और शायद यही है जो हमें चलने पे मजबूर करती है कि शायद 2 कदम आगे कुछ मिल जाए। और मैंने कहा कि हो सकता है कि शायद आगे मिलने को कुछ है ही नहीं, ये चलना ही जीवन है। तो मुस्कुराए थे। शायद आपकी इस बातचीत को एक दूसरे पहलू में उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार इज द शैडो ऑफ द सब्सटेंस यूसुफ खान, और उन्होंने अपने बायोग्राफी का नाम भी यही दिया। हाँ, ऐसा कुछ कहा था, मगर वो कि दिलीप कुमार जो है वो छाया लंबी हो गई और यूसुफ खान जो असल था वो पीछे रह गया। हाँ, वो कुछ अपने आप से ज्यादा प्रभावित थे नहीं। ये अच्छी बात है, मतलब ये कितना बड़ा कलाकार, वो अपने आप से मुतासिर नहीं है और अपने ईगो में फंसा हुआ नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि वो कहते थे मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब एक्टर भी आप अच्छे ही थे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने कहा था नॉट बैड। ये उनकी संजीदगी और बहुत सिंप्लिसिटी बताता है। बहुत ही कमाल का इंसान, बहुत बड़ा इंसान और बड़ी सोच वाला इंसान, जो कहीं पर हमारे बीच तो था मगर कहीं पर अलग ही रहा हमेशा। भट्ट साहब, आपने क्योंकि दिलीप साहब की बात की, और आप उन शख्सियत में से हैं जिनको कि इस देश में लोग एक, जिसको कहते हैं ना कि इंसानियत का पर्याय जरूर मानता है, तो आज के जो माहौल है उसके अंदर एक कई तरीके की आवाजें उठती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। साहिर साहब का वो जो है ना कपलेट, वही शायद दिल में गूंजता है कि ये तो हर दौर में कहा गया है कि साहब दुनिया जो है कैसे कगार पे आके खड़ी होगी, जिसके बाद में पता नहीं कि ये बर्बादी होने की हो जाएगी। बार बार कहते हैं, हर युग में कहा गया है, और ये मान लिया गया है कि हर जनरेशन आके समाज में आके कुछ परिवर्तन लाता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन का फर्ज ये है कि हम दुनिया को बेहतर बढ़ाना छोड़ दीजिए, इसको बचा के रख ही पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर तरफ से एक गहरी उदासीनता का एहसास होता है लोगों के हाथ में। विश्व में आप कहीं भी आप बोलिए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दिन पे दिन इंटेंसिफाई होते रहे हैं, और ये इकोनॉमिक सक्सेस से आप इस पे आप उसको आप ढक नहीं पाएंगे। अगर हम आपस में ही टूट गए तो बड़ी बड़ी इमारतें बना के और इकोनॉमिक तरक्की करके कुछ होगा नहीं। तो फिर आप रईस कहने के लिए होंगे मगर अंदर से बहुत गरीब होंगे। वो जो एक भाईचारा था, एक अपनापन था, एक अंधेरी रात में गरीब आदमी जो है दूसरे का हाथ थाम के बैठता था आग जला के, वो मिठास जो एक फिजा में होती थी वो कहीं पर दिन गायब होती है। हमने दूसरों के दर्द से, तकलीफ से कहीं पर कट गए हैं, और हर पैगंबर ने आके जो प्रयास किया था वो इसी क्षेत्र में किया था कि किसी तरह वो आपको अपने पड़ोसी से जोड़ें, और कला का कर्तव्य जोड़ना है। अगर आकाशवाणी इस प्रोग्राम के जरिए कुछ हासिल करना चाहती है तो वो जोड़ना चाहती है कि इस मुल्क के तमाम ये जो लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं हमारी बातचीत, कि वो कहीं पर जुड़ जाएं, और जुड़ के मेरे तक नहीं कि अपने अंदर ही कहीं उतर जाएं कहीं पर। और यही अगर हम कुछ क्षण तक कर पाए तो थोड़ी सी राहत कहीं पर एक अंधेरी रात में आपको हासिल होगी। एक बहुत खौफजदा एक दौर है जहां पर विश्व में लगता है कि सब जो है मुंह फेर के बैठे हैं। कहीं पर कला के जरिए, किसी इंस्पिरेशनल फिगर के जरिए आदमी को अपने ही करीब लाना जरूरी है। मगर क्रांति तभी घटेगी जब आदमी अपने अंदर के ही उस महात्मा से मिलेगा जो उसने अपने अंदर दफन करके रखा है। हर व्यक्ति के अंदर एक कोई महात्मा है जो अंदर उसके दफन है। जब उसका मिलन उसके साथ में होगा तो कहीं पर कुछ बदलेगा। आप उन गिने चुने जिनको कहते हैं ना कि फिल्म बनाने वाले लोगों में से हैं जो सामाजिक रूप में बहुत चिंतन करते हैं, तो आपको कहीं रोशनी दिखाई दे रही है भविष्य के लिए, इस दुनिया के लिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि बारूद, वो जो लिखा था बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तो देखिए एक ऐसा होता जा रहा है कि ये दुनिया को या अपने स्पेस में जहां पर आप हैं उसको बेहतर करना तो दूर की बात रही, उसको नष्ट होने से आप बचा ही लें
यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात होगी। आज ये जो सोच है, हर व्यक्ति जो जहां भी वो अपने आप को पाता है, वो इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि वो बस बचा ले इसको। एक मरतबा ये फीलिंग आ गई कि हाँ थोड़ी सी पकड़ आ गई है, तो फिर मिल बैठ के उसको फिर बेहतर बनाएंगे। और फिलहाल हाथ से बात छूटती नजर आती है। बहुत खूबसूरत बातें आपने की, लेकिन इसके बावजूद एक बात रह जाती है कि लोग कहते हमी से हैं, आएगी। ये सुबह आप हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं या विवाद बन जाते हैं, इसका कोई आपको कारण नजर आता है? पता नहीं, शायद अपनी शर्तों पे इंसान जीता है और वो भीड़ के साथ नहीं चलता है, तो कहीं पर वो एक चैलेंज बन जाता है भीड़ के लिए। ये हमारे साथ में शामिल हो कि हमारे साथ में हाँ में हाँ मिला के क्यों नहीं चलता, या अलग क्यों चलता है। तो अलग रहने की फितरत शायद बचपन से थी। अब अलग रहने में थोड़ा सा लोगों को डर भी लगता है, तो वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आप अलग रहते हैं तो मारे जाने का डर भी होता है कहीं पर, इसलिए वो भीड़ में ही अपने आप को कहीं पर छुपा देते हैं। तो हाँ, अपनी सोच है, मगर मैंने अपनी सोच किसी पे लादी नहीं है। अपने शर्तों पे जिंदगी जिए, अपनी सोच के आधार को आधार बनाकर मैंने काम किए हैं, मगर अपनी सोच मैंने किसी पे थोपी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने लोग हैं उतने जीने के तरीके हैं, और यही एक अधिकार हमें अपने पड़ोसी को देना चाहिए, अपने करीब के लोगों को देना चाहिए। आपसे अलग होने का अधिकार, आपसे अलग सोच रखने का अधिकार, कि आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, मगर क्या हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते? क्या इस तहजीब ये नहीं कहती थी कि हम दूसरे के स्वर से उसके मजहब के बारे में सुनते थे, उसके ईश्वर की डेफिनेशन को समझते थे, और सब प्रणाम करके कहते थे कि अच्छा तो फिर आप भी। ये है विविध भारती।